नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में मैक्रो इकोनॉमिक समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज इस अध्याय 5 का है हमारा लेक्चर नंबर 9। तो चलिए गुरुजी आज क्या पढ़ाएंगे। आज हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो है वस्तु एवं सेवा कर। कौन सा टॉपिक है? वस्तु एवं सेवा कर, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। चलिए तो आज जो हमारा टॉपिक है वस्तु एवं सेवा कर, ये जिसे हम लोग कहते हैं जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। देखो मैंने पहले भी आपको ये बात कही थी पिछले लेक्चर में भी, जब मैं एफआरबीएम एक्ट आपको पढ़ा रहा था, कि जो बुक में जनरली जो मेजर टॉपिक्स हैं, जो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं पूछे जाने के, वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। पर बॉक्स में कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे कि राजकोषीय नीति है, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी, ऋण डेप्ट के बारे में समझा रखा है, उसके अलावा एफआरबीएम है, उसके अलावा जीएसटी है। मैं जनरली अगर जहाँ तक मेरा अनुभव देखता हूँ तो मैंने देखता हूँ कि जो बड़ी बड़ी रिफ्रेशर्स चलती हैं, जो अलग किताबें चलती हैं एनसीईआरटी के अलावा, उन किताबों में कहीं पर भी इन टॉपिक्स के बारे में नहीं लिखा हुआ रहता और जनरली क्वेश्चंस भी इनसे रिगार्डिंग जो है कम आते हैं। बट फिर भी मेरा स्कोप ये है कि इनकेस अगर आ जाता है तो छूटना नहीं चाहिए हमसे, और नहीं आता है तो हमारे पास नॉलेज के लिए एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। आज एफआरबीएम जो एक्ट है वो जनरली क्या होता है, कॉम्पिटिटिव बच्चों को पढ़ाया जाता है, कंपटीशन वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है कि भाई एफआरबीएम एक्ट क्या है। और एफआरबीएम एक्ट कंपटीशन में भी मैंने तो जहां तक देखा है ध्यान से, तो जो यूपीएससी लेवल के बच्चे हैं उन पे ज्यादा फोकस करा जाता है कि साहब ये एफआरबीएम एक्ट है। जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी जो है वो ज़्यादातर कॉमर्स वालों के लिए एक मेजर मुद्दा रहता है। जीएसटी जो अकाउंटेंसी में इनमें पढ़ाया जाता है, टैक्सेशन सिस्टम कर के बारे में, बिजनेस स्टडीज आती है कॉमर्स के बच्चों के पास, उसमें पढ़ाया जाता है। पर हमारे किताब में अगर एनसीईआरटी ने दिया है, मैं एनसीईआरटी को सबसे बेहतर किताब मानता हूँ, उसने अगर कुछ दिया है तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं वो चीज़ आपको कराऊँ। तो आज अपन लोग डिस्कस करेंगे वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। अभी आप सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करो, वस्तु एवं सेवा कर, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। ये आपको अभी लास्ट के एंडिंग तक पहुंचते पहुंचते बात समझ में आ जाएगी कि ये जो लाइन जोड़ी गई है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ये क्यों जोड़ी गई है। चलिए तो हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है जीएसटी। जैसे कि अभी तक के सेशन में आप लोगों ने प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर पढ़ा, ठीक है, आपने डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा। डायरेक्ट टैक्स क्या कहता था, जैसे कि इनकम पे लगता है, जैसे मैंने उदाहरण आपको दिया कि लव मैरिज वाला जो उदाहरण है वो डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? अरेंज मैरिज वाला उदाहरण है, मतलब पहले कोई दे देता है और फिर उससे दूसरे से वसूला जाता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अप्रत्यक्ष कर वो अभी आप पीछे के लेक्चर देख लीजिएगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो वहां बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जीएसटी जो लगाया जा रहा है, नाम से देखो किस पे लगाया जा रहा है, गुड्स पे मतलब वस्तुओं पे, हर चीज पे, और सर्विस मतलब सेवा। जो भी कर, जो भी टैक्स वस्तु पे लग रहा है, जो भी टैक्स सेवा पे लग रहा है, ऐसे टैक्स को क्या कहा गया है? जीएसटी कहा गया है। और वस्तु और सेवाओं पर जो भी टैक्स लगता है वो कैसा होता है बच्चों? वो होता है अप्रत्यक्ष कर। कैसा कर होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। इनडायरेक्ट जो टैक्स है वो होता है अप्रत्यक्ष कर, या हम इसको इंग्लिश में कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जीएसटी है हमारे लिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वो कैसा है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एक अप्रत्यक्ष कर हमारे लिए है। अब ये जो जीएसटी है, ये जीएसटी कोई बहुत पुराना नहीं है, ये जीएसटी 2017 में ही लॉन्च हुआ है, 2017 में ही मार्केट में आया है जीएसटी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2014 में। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने समय के साथ बड़े बड़े नए नए बदलाव कराए। 2014 में आए, 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान चलाया महात्मा गांधी जी की जयंती पे। उसके बाद 2015 में नीति आयोग लेकर करके आए, ठीक है, 2016 में नोटबंदी करी, फिर 2017 में जीएसटी लेकर करके आ गए ठीक है। तो 2017 में 1 जुलाई 2017 को मोदी जी की सरकार या भारत की जो संसद है वो जीएसटी लेकर के आती है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि जीएसटी से पहले क्या कोई टैक्स नहीं थे क्या? और अगर पहले टैक्स थे तो क्या जीएसटी को लाना आवश्यक था क्या? देखिए, पहले टैक्स लगा करते थे, और जो टैक्स लगा करते थे वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा करते थे। मतलब जैसे मैंने टैक्स दे दिया, फिर अगला व्यक्ति टैक्स देगा, फिर अगला व्यक्ति, मतलब बहुत ज़्यादा जो टैक्सेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हो जाया करता था।
उन सभी टैक्सेस को, मतलब लगभग 20 के अराउंड टैक्स हुआ करते थे जो लगा करते थे एक वस्तु के उत्पादन से लेकर के बिक्री तक, उन सभी को हटाकर करके क्या कर दिया, एक टैक्स लेकर के आ गई सरकार जिसको कहा गया जीएसटी। इसलिए यहां पर कहा गया कि अगर राष्ट्र एक है, देश एक है, तो कर भी एक ही होना चाहिए, टैक्स भी एक ही होना चाहिए। और ये जो एक टैक्स लगा है, देखो टैक्स सबको प्रभावित करता है। टैक्स सामान को बनाने वाले को प्रभावित करता है, सामान को खरीदने वालों को प्रभावित करता है और सामान का इस्तेमाल करने वालों को प्रभावित करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी सामान बना रही है, सरकार उससे ज्यादा टैक्स लेगी, इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा महंगा बिकेगा। ज्यादा महंगा बिकेगा मतलब हम उपभोक्ता, कंज्यूमर, खरीदने वाले, इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी ज्यादा महंगा होगा। तो इसलिए क्या है कि जब एक राष्ट्र है तो एक कर है, वो कर सबको प्रभावित करेगा, वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। फिर बाजार, मार्केट, तो मार्केट तो वह स्थान है जहां पे वस्तुओं का क्रय विक्रय करा जाता है, वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है, वह स्थान बाजार है। तो बाजार में कौन है, उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। जो उत्पादक है वो बना रहा है तो उस पर टैक्स ज्यादा लग रहा है तो वो उपभोक्ता को प्रभावित होगा, क्योंकि किसको, उत्पादक को तो देना नहीं है, ये तो कटेगा तो उसकी जेब से, इसीलिए प्रत्यक्ष है, तो इसलिए उपभोक्ता की जेब से कटेगा, उपभोक्ता के पास महंगा जाएगा। इसलिए सरकार ने उन सभी टैक्सेस को हटाया और एक टैक्स सरकार लेकर के आ गई जिसको हम कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का टैक्स सरकार लेकर के आई। तो इस जीएसटी के टैक्स में सरकार ने सारे अप्रत्यक्ष करों को हटा दिया और सिर्फ सरकार एक टैक्स लेकर के आई, दैट इज द जीएसटी। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अब सारे के सारे टैक्स हट गए, अब सिर्फ और सिर्फ अब हमें क्या करना है, एक ही टैक्स देना है। आप अब कोई भी वस्तु खरीदोगे तो आपको देखने को मिलेगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ऐसा नहीं है, पहले क्या लिखा हुआ आता था, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सभी करों सहित इस वस्तु की इतनी कीमत है। अब लिखा हुआ था इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब अब एक ही टैक्स है, अब एक ही टैक्स लगेगा, दैट इज द जीएसटी। अब पहले क्या होता था, कुछ टैक्स केंद्र सरकार लगाती थी और कुछ टैक्स राज्य सरकार लगाती थी। और यह हमारे संविधान का एक ऐसा मुद्दा था जो केंद्र और राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता था। इसलिए भारत की संसद से पास होने के बाद राज्यों की सरकारों से भी इस बात पे, राज्यों की विधानसभाओं से भी इसको पारित करा करके पूरी परमिशन ली गई है। तो कुछ केंद्र सरकार लगाया करती थी टैक्स और कुछ राज्य सरकारें लगाया करती थी। अब मुद्दा ये उठा कि चलो भैया एक टैक्स हो गया तो इसमें से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन केंद्र के पास जाएगा और कितना राज्य सरकार के पास जाएगा। तो इसमें कहा गया कि हम दो टैक्स का टाइप कर लेते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मतलब तय कर लेंगे कि जो इन चीजों पे इतना टैक्स आएगा वो इसका इतना पार्ट सेंटर के पास जाएगा और इतना स्टेट के पास जाएगा। जनरली 50-50 कर लिया करते हैं। मैं आपको एक जनरली मेरी लाइफ का उदाहरण बताता हूँ। कुछ समय पहले की बात है, कुछ समय नहीं, मतलब जीएसटी उस समय लागू हुआ था, 17-18 की बात है। तो उस समय पे क्या, सिलेंडर लेने जाया करता ना पड़ता था, एक जगह होती थी वहां से हम सिलेंडर लेकर के आते थे। तो और उसका बिल दिया करता था जो सिलेंडर वाला है, तो वो बिल देता था। तो मैंने देखा यार 700 का सिलेंडर फॉर एग्जांपल जो भी हो, फिर आखिरी में 750। मैंने बोला यार भैया ये आपने टैक्स 2 बार लिख दिया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जीएसटी 2 बार लिख दिया। तो मुझे क्या कहता है, वो कहता है भाई देख ये 25 रुपये केंद्र के और ये 25 राज्य की सरकार दोनों के पास जाएगा, इसलिए 50 हो रहा है, ज्यादा इंटेलिजेंस से मत दिखा। तो सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब केंद्र सरकार के पास जाने वाला है, और एसजीएसटी मतलब स्टेट सरकार, राज्य सरकार के पास जाने वाला है। एक टैक्स हो गया, बाकी सारे टैक्सों से सरकार ने मुक्ति दे दी और एक टैक्स बना दिया। अभी जो टैक्स बना दिया है, इस पूरे टैक्सेशन सिस्टम की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, कैसे, कब कितना टैक्स होगा, कितना नहीं होगा, कितना रिड्यूस करना, क्या सब, ये सारी जो जिम्मेदारी है वो कौन लेगा। तो बोले इसके लिए हमने क्या बनाई है, जीएसटी काउंसिल बनाई है। जीएसटी काउंसिल बनाई गई। इस जीएसटी काउंसिल जो बनाई गई है, इस जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, इसका अध्यक्ष होगा वित्त मंत्री। जो भी देश का वित्त मंत्री होगा वह इसका अध्यक्ष बन जाएगा। ये पदेन पद है बेटा, यह जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्स ऑफिशियो। कैसा पद है, पदेन पद है। जैसे कि आप लोग देखते हैं, ये आप लोगों ने कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में पढ़ा था, योजना आयोग था। तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री होता था। मतलब जो प्रधानमंत्री बन गया वो ऑटोमेटिकली योजना आयोग का अध्यक्ष भी बन गया। इसी प्रकार से फिर जब मोदी जी की सरकार आई, वो नीति आयोग लेकर के आए, तो उन्होंने कहा कि पदेन प्रधानमंत्री होगा, जो भी प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। पदेन या एक्स ऑफिशियो का मतलब है जो उस पोस्ट पे बैठा हुआ वो ऑटोमेटिकली इस पोस्ट पे आ जाएगा। मतलब जो वित्त मंत्री होगा, अब वित्त मंत्री को बताने की आवश्यकता नहीं कि आप जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं, जो वित्त मंत्री होगा ऑटोमेटिकली वो क्या है, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष बन जाएगा। तो अध्यक्ष वित्त मंत्री बनेगा। वित्त मंत्री किसका, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का।
केंद्र सरकार का जो वित्त मंत्री होगा वो अध्यक्ष बनेगा। और हाल फिलहाल में एट प्रेजेंट टाइम 2023 में जब हम पढ़ा रहे हैं, अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री है। फिर कहा गया उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कहा गया किसी भी राज्य सरकार के मंत्री को बना दिया जाएगा, राज्य सरकार के मंत्री को। तो जनरली इसमें राज्य सरकार का कोई भी वित्त मंत्री होता है। अब 28 राज्य हैं, 28 राज्यों की सरकारें हैं। 3 हमारे यहाँ पे ऐसी विधानसभाएं हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं जहाँ पर सरकार है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में बैठेगी। जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव हुए नहीं है, तो वहां सबके जो वित्त मंत्री होंगे उनमें से किसी एक को राज्य सरकार में के वित्त मंत्रियों में से उपाध्यक्ष बना देंगे। पूछा गया सदस्य कौन होंगे? तो सदस्य कहा गया सभी जो वित्त मंत्री है, सभी जो वित्त मंत्री वो सभी के सभी इसके सदस्य हो जाएंगे। सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं वो इसके सदस्य हो जाएंगे। मतलब 28 राज्य हैं तो 28 वित्त मंत्री बैठ जाएंगे, वो इसके सदस्य माने जाएंगे। फिर इसमें पूछा गया कि जब डिसीजन लेना होगा, फैसला लेना होगा, तो कितनी मेजोरिटी, कितना बहुमत चाहिए होगा? तो बोले 75% बहुमत चाहिए। मतलब किसी भी बात पे फैसला होगा तो अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 75 की हाँ होनी चाहिए। तो जितने भी बैठे हुए हैं, जिनका सदस्य हैं ये सब, उनका 75% हाँ उसमें बोलेगा, तभी क्या होगा? वो हाँ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 70, ये मतलब कि बहुत अच्छी बात है, 75% तक जाकर के उस पर हाँ करवाई जा रही है। और एक शब्द आता है क्योरम। क्योरम शब्द एक्चुअल में क्या होता है? संसद के लिए प्रयोग करा जाता है। संसद में क्या होता है, जब तक एक इतना लिमिट संख्या नहीं आ जाए तब तक संसद की कार्रवाई शुरू नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप आज क्लास में 50 बच्चे हो, 50 बच्चों में से मान लो जैसे स्कूल का पहला दिन होता है, छुट्टियों के बाद स्टार्टिंग के फर्स्ट डे होते हैं, तो कितने बच्चे आते हैं? 4 बच्चे, 5 बच्चे। अब 4-5 बच्चों में तो टीचर बोलेगा यार नहीं पढ़ाना क्या, तुम 4-5 बच्चे हो, बाकी 45 तो एब्सेंट है, तो नहीं पढ़ाएगा टीचर। पर यहाँ पे टीचर ये बोल दे कि साहब आप 35 जने आए हो, 15 छुट्टी में, फिर टीचर पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा? बिल्कुल पढ़ाएगा। तो मतलब एक कम से कम इतने तो होने ही चाहिए। तो हमारी संसद में एक आ गया कि 1/10 मेंबर्स हो, मतलब 545 लोकसभा में टोटल है, तो लगभग 55 लोग बैठे होंगे ना, तभी संसद शुरू होगा। 55 से कम हो तो संसद की कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे ही राज्यसभा में 245 का 1/10 मतलब 25 लोग बैठे होंगे तभी शुरू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल में भी ये रूल लगाया गया कि भैया क्योरम कितना होना चाहिए? बोला 50%। टोटल जितने हैं उसका 50% अवेलेबल होंगे तभी मीटिंग शुरू करेंगे, नहीं तो मीटिंग शुरू नहीं करेंगे। तो अध्यक्ष वित्त मंत्री होगा, हाल फिलहाल में निर्मला सीतारमण जी है। उपाध्यक्ष राज्य सरकार का वित्त मंत्री, सदस्य सभी राज्यों के वित्त मंत्री। फैसला 75% पर लिया जाएगा और क्योरम जो होगा वो 50% होगा। मतलब 50% जो ये सभी लोग हैं इकट्ठे होंगे तभी शुरुआत करी जाएगी मीटिंग की, नहीं तो नहीं करी जाएगी। तो जीएसटी टैक्स एक बड़ा बदलाव भारत के इतिहास में है, ठीक है, एक बड़ा परिवर्तन के रूप में जीएसटी को माना गया है। अब आइए जानते हैं इस जीएसटी के बारे में, किताब में और क्या क्या हमें नॉलेज दे रखी है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज जो देनी थी वो मैंने आपको दे दी है। जुलाई 2017 से लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर उत्पाद को सेवा प्रदायकों से सीधे वस्तु एवं सेवा की पूर्ति पर लगाया गया एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। 1 जुलाई 2017 को लागू करा गया है। और कब करा गया है? ये जुलाई से पहले आपका जून आता है, तो 30 जून से 1 जुलाई की जो मध्य रात्रि होती है, रात को 12 बजे संसद के सभी सदस्य, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय उस समय के राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी के द्वारा जीएसटी पूरे भारत में लागू कराया गया था। तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो जाता है। वस्तु एवं सेवा कर है, मतलब गुड्स पे लगेगा और सेवा पे लगेगा। उत्पाद मतलब जो प्रोडक्ट है, उत्पाद को सेवा प्रदायकों से सीधे ही वस्तु एवं सेवा की पूर्ति पर लगाया गया है। मतलब डायरेक्ट जब वस्तु और सेवा की पूर्ति हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी, तब लगाया गया है। और एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर है, मतलब एक बार ही लगा हुआ कर है। और कैसा है? अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट टैक्स है ये। तो देखिए इंपोर्टेंट क्या बात है, कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया था भारत में जीएसटी। जैसे मैंने आपको बताया कि 14 में स्वच्छ भारत अभियान, 15 में नीति आयोग, 16 में नोटबंदी और 17 में जीएसटी। यह गंतव्य आधारित उपभोग कर है जिस पर पूर्ति श्रृंखला में आगत जमा की सुविधा प्राप्त है। यह गंतव्य आधारित उपभोग कर है। इसका मतलब समझिएगा, गंतव्य का मतलब क्या होता है? डेस्टिनेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मैं कहूं मैं राजस्थान में रहता हूं और मुझे बिहार जाना है, तो मेरा गंतव्य क्या है? बिहार है। मेरा डेस्टिनेशन क्या है? बिहार। मतलब मुझे बिहार पहुंचना है, जो लक्ष्य हम कहते हैं एक प्रकार से वो। तो ये क्या कहा है? गंतव्य आधारित उपभोग कर है। ये किस पे लगेगा? जब उपभोक्ता उपभोग कर रहा होगा तभी कर लगेगा। मतलब इसमें ये क्या कहा गया है कि जैसे मान लीजिए पहले यहां पर प्रोड्यूसर कोई सामान बना देता था,
इस पे टैक्स लगता। फिर आगे कोई खरीद रहा है, एक व्यक्ति से खरीद रहा है, तो इसको तो पेमेंट, जैसे मान लीजिए 20 रुपए का सामान बना, इसने 2 रुपए टैक्स के मिला दिए, ठीक है, और 1 रुपया अपना प्रॉफिट मिला लिया। इसको बेचा गया है 23 रुपए में। फिर अब ये ए भी अगले बी को बेचेगा, जो दुकानदार है आगे के, उनको बेचेगा, तो 23 तो ये, फिर वापस 2 रुपए टैक्स दे रहा है, और फिर ये 1 रुपया अपना प्रॉफिट मिला रहा है। फिर ये सी को देगा तो ये 26 रुपए में दे रहा है। फिर सी यूं करता करता जब तक एंडिंग तक पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, टैक्स बढ़ जाएगा और कीमतें बढ़ जाएंगी। पर यहां पर जीएसटी में क्या करा गया है कि भैया एक बार ही जब कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है, अंतिम गुड पर ही लगाया जाएगा, बीच बीच की मध्यवर्ती वस्तुओं पर टैक्स हटा दिया। ये जीएसटी की बात कही गई, ये टैक्स की तस्वीर आपको दिखाई है। ये एक ही प्रकार की वस्तु और सेवाओं पर एक ही दर वाले पूरे भारत में लागू होगा। एक ही प्रकार की जो वस्तु और सेवा होगी, एक प्रकार के जो गुड्स और सर्विस है, उन पर एक ही दर का टैक्स लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए 5% है, तो एक प्रकार की सारी वस्तु और सेवा उन पर 5% टैक्स लगा दिया जाएगा, और पूरे भारत में लागू होने वाला टैक्स है। इससे बहुत बड़ी संख्या में केंद्रीय और राजकीय करों और उपकरों को मिला लिया है। अब पहले क्या होता था, मैंने आपको बताया, केंद्र सरकार अलग टैक्स लगाती थी, केंद्र सरकार अलग से टैक्स लगाती थी, राज्य सरकार अपने टैक्स लगाती थी। क्योंकि देखो भैया बात क्या है, केंद्र सरकार को देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और राज्य सरकारों को राज्य का विकास करने, राज्यों को चलाने के लिए पैसा चाहिए। और पैसे का सोर्स क्या है, सरकार का तो टैक्स ही है। क्योंकि हमने पढ़ा है टैक्स और नॉन टैक्स कर और गैर कर में अगर देखें तो जो मोटी कमाई है वो तो कर सही है, और अगर कर नहीं लगाएंगे तो फिर कैसे विकास कर पाएंगे। तो टैक्स जो है ना, केंद्र सरकार भी लगाया करती थी और राज्य सरकार भी लगाया करती थी। अब जीएसटी ने क्या करा, बड़ी संख्या में जो केंद्रीय कर हुआ करते थे उनको भी इसमें मिला लिया। उपकर मतलब कोई सब टैक्स लगाता था, भाई ये लग गया, फिर इसके थोड़ा सा ऊपर ये सब टैक्स, कोई छोटा मोटा और टैक्स लगा करते थे उन सबको मिला लिया। ऐसे ही राज्य में जो कोई टैक्स लगा करता था उसको भी इसमें मिला लिया, और राज्य के कोई जो सब टैक्स है उनको भी मिला लिया। इसने वस्तु और सेवाओं पर करों को जो वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री अथवा सेवाओं के प्रदान करने पर लगाए जाते थे प्रतिस्थापित कर दिया है। अब पहले क्या होता था, जो टैक्स लगता था वस्तुओं के उत्पादन पर भी लगता था और बिक्री पर भी लगता था। उत्पादन पर और बिक्री पर लग रहा है टैक्स, और सेवा प्रदान करने वाले पर भी लगाया जा रहा है कि आपने सेवा दी है इसलिए आप टैक्स दीजिए। अब उसको प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब उसको हटा दिया, और उसकी जगह क्या लेकर के आ गए हैं, जीएसटी लेकर के आ गए हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स सरकार लेकर के आ गई है। वस्तु एवं सेवा कर लगने से पूर्व की अवधि में अनेकों मध्यवर्ती वस्तुएं सेवाएं जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन कर रही थी, पर प्रत्येक स्तर पर वर्धित मूल्य पर एवं वस्तु एवं सेवा के कुल मूल्य पर बिना किसी आगत कर जमा के कर लगाए जाते थे। अब समझिए क्या कह रहा है। अगर पहले ये वस्तु एवं सेवा कर आने से पहले अगर हम बात करें, बिफोर जीएसटी अगर हम बात करें, 2017 में जीएसटी आने से पहले जो टैक्सेशन सिस्टम था वो कैसा था, अनेकों मध्यवर्ती वस्तु। अब देखो मध्यवर्ती वस्तुओं का मतलब क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं बच्चों जो किसी चीज के बनने के लिए इस्तेमाल आती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक मध्यवर्ती होती है और एक अंतिम वस्तु होती है। अंतिम वस्तु वह वस्तु है जिसका उपभोक्ता उपभोग कर ले, दैट इज द फाइनल गुड, और अंतिम वस्तु। और उस अंतिम वस्तु को बनने में जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग आया है उसको हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज मिठाई है, मैं दुकान पे गया, मैंने मिठाई खरीद ली। ये मिठाई क्या है, अंतिम वस्तु है, पर इस मिठाई के बनने में मावे का प्रयोग हुआ होगा, दूध का प्रयोग हुआ होगा, शक्कर का प्रयोग हुआ होगा, काजू, जो भी जिन जिन चीजों का प्रयोग हुआ वो सारी की सारी क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है। अब क्या है, जैसे मान लीजिए जो दूध वाला उत्पादक है वो दूध कर रहा है, पहले उस पर भी टैक्स, फिर वो आगे और कुछ चीजों में आता उस पर भी टैक्स। तो मध्यवर्ती वस्तु और सेवाओं पर जो टैक्स लग रहा था, हर वर्धित मूल्य पर जो टैक्स लगता था वो आगत कर जमा, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है, आईटीसी का मतलब क्या होता है बच्चों, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है, ऐसे टैक्स का भुगतान जो उस पर मध्यवर्ती वस्तुओं पर लगे हुए टैक्स को बिना हटाए किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे टैक्स का भुगतान जो कि मध्यवर्ती वस्तुओं पे लगे टैक्स के भुगतान को हटाए बिना किया जाता। मतलब जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि भैया कोई 20 रुपए में सामान बना, मैं टैक्स दे रहा हूं, अब उसमें मेरे पास जो वस्तु आ रही है उन पर ऑलरेडी टैक्स लग करके आ रहा है, तो वो टैक्स तो मुझे पे ही करना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए एक मिठाई का दुकानदार है। अब मिठाई के दुकानदार ने जैसे मान लीजिए कि काजू खरीदे, ठीक है। अब जब उसने काजू खरीदे और काजू की जैसे मान लीजिए उसने 100 रुपए में बेचा है, इस 100 रुपए में उसने सरकार को टैक्स दे रखा है। अब इसने मिठाई में प्रयोग करे काजू का मिठाई में प्रयोग करा, मिठाई बेच करके बेची 300, तो इसमें 100 रुपए का टैक्स था। 100 रुपए के टैक्स में मान लो 10 रुपए का यहाँ पे टैक्स था।
अब इस 300 पे और 10 का, तो पहले टोटल ये मिठाई वाला कितना टैक्स दे रहा है भैया, 20 रुपए टैक्स दे रहा है, क्योंकि 10 उसको भर करके आया, 10 यहां दे रहा है, तो टोटल मिलाकर के 20 दे रहा है। ये क्या है, ये इनकम टैक्स क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जहां पर पीछे वाले का भी भुगतान आपको करना पड़ रहा है। पर जीएसटी में सरकार ने इसको हटा दिया। सरकार ने बोला यहां टैक्स हो गया 10 रुपए का, आपका टैक्स कटाओ, आप 20 रुपए की भुगतान मत करो, आप मत दो 20 रुपए। तो इस प्रकार से एक बार टैक्स लग करके बाकी टैक्सेशन हटा दिया गया। कुल मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु और सेवाओं पर दिया गया कर सम्मिलित था, इससे करों का सोपानन हो जाता था। कुल मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु और सेवाओं पर जो कर दिया जाता था वो सम्मिलित था। अभी जो कुल मूल्य है, टोटल जो हम खरीद रहे हैं, उस पर इसका भी टैक्स है, मावे बनाने का टैक्स है, दूध का भी टैक्स है, सब टैक्स है, और उसके बाद फिर मिठाई बिकी उस पर भी टैक्स लगा है। तो टैक्स पर टैक्स लगता जाता था। तो ये क्या सोपान बन जाता। सोपान एक प्रकार से क्या होता है, सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी नहीं बन जाती। जैसे मान लीजिए एक सीढ़ी हो गई, एक सीढ़ी हो गई, एक सीढ़ी हो गई, तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है बेटा, इंग्लिश में कहा जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहा जाता है, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। तो पहले काजू पे टैक्स, फिर उसके बाद मावे पे भी टैक्स, फिर मिठाई पे भी टैक्स, फिर खरीदना है बिक्री पे भी टैक्स, हर चीज पे टैक्स लगेगा। तो जीएसटी में सरकार ने क्या करा, ये कैस्केडिंग जो इफेक्ट है ना, इसको सरकार ने रिमूव कर दिया है। टैक्स ऑन टैक्स नहीं है, और सरकार ने किस पे फोकस कराया है, आईटीसी पे फोकस कराया, इनपुट टैक्स क्रेडिट पे फोकस कराया है कि भैया इनपुट टैक्स जो क्रेडिट था अब वो नहीं होगा, बिना उसके पेमेंट करोगे, मतलब मध्यवर्ती वस्तुओं का टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। वस्तु और सेवा पूर्ति के प्रत्येक स्तर पर लिया जाता था, और पूर्व के स्तर पर दिए गए कर का क्रेडिट अगले स्टेज पर वस्तु सेवा की पूर्ति के स्तर पर मुजरा दिया जाता था। अब क्या कह रहा है, वस्तु और सेवा पूर्ति के प्रत्येक स्तर पर, वस्तु और सेवा की पूर्ति जो सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज हम दे रहे हैं, उसके प्रत्येक स्तर पर टैक्स लगाया जाता था और अगले पे ट्रांसफर कर दिया जाता था। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर देता हूं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जो बिस्किट बना रही है। अब बिस्किट बनाने के लिए जैसे मान लीजिए किसान से गेहूं खरीदा, गेहूं पर टैक्स लग करके आया, फिर वो पीस करके गया, उस पर टैक्स लगा, और फिर आगे आगे वो बेकरी में बनेगा, उस पर टैक्स लगा। ये सारा टैक्स मिला करके फिर वो क्या है, सारा बिस्किट की एडिशनल पे आता था। जैसा मैंने आपको उदाहरण शुरुआत में क्या कहा, पहले के प्रोडक्ट पे क्या लिखा हुआ आता था कि सभी करों के सहित, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। आज क्या लिखा था, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, क्योंकि सारे टैक्स हटा करके एक जीएसटी हो चुका है। तो अगली अगली स्टेज पर ट्रांसफर होता जाता था, और अगली अगली स्टेज पर टैक्स वो बढ़ता ही जाता था। इस प्रकार ये प्रभावी रूप से पूर्ति के प्रत्येक स्तर पे एक मूल्य वर्धित कर है। मतलब मूल्य वर्धित है बेटा, वर्धित होगा यहाँ पे, प्रत्येक स्तर पे क्या हो रहा है, मूल्य वर्धित हो रहा है। अब मूल्य बढ़ेगा, देखो हमेशा बात ध्यान रखो, जो प्रोडक्शन करने वाला है उसका तो क्या जाता है, वो तो दे देगा टैक्स, उसको तो पता है भैया अपन को तो कंज्यूमर से लेना है, उपभोक्ता से लेना है। तो यहाँ पर अब आप ये चीज देखो कि उत्पादक के लिए अच्छा क्यों है और उपभोक्ता के लिए अच्छा क्यों है। उत्पादक के लिए अच्छा यूं है, उसको पहले अलग अलग टैक्स भरना पड़ता है, यहाँ भी भरो, वो भी दो, उस पे भी दो, इस पे भी दो, पता नहीं बोले यार कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ कितना टैक्स देना, नहीं दिया तो बोले तुमने इनकम टैक्स नहीं दिया, तुमने टैक्स नहीं दे रहे हो, तुम लोग गलत कर रहे हो। तो बड़ी समस्या होती थी, जटिल सिस्टम था। सरकार ने बोला सारे हटाओ, एक कर दो। अब एक में तो याद है ना, हाँ हाँ साहब एक टैक्स देना है, एक जीएसटी देना, दे दो, सीधा सा बात है। और उपभोक्ता को क्या फायदा हुआ, उपभोक्ता को, क्योंकि भैया टैक्स पे टैक्स लगता जा रहा, तो उत्पादक का तो कुछ नहीं जा रहा, पर उपभोक्ता के लिए कीमतें महंगी होती जा रही है, और कीमतें महंगी हो रही है तो उसको खरीदना मुश्किल हो रहा है। अब उपभोक्ता के लिए कीमतें थोड़ी कम हो जाएगी, वो ज्यादा टैक्स लग रहे थे वो सारे हट गए और एक जीएसटी टैक्स लग गया है। हमारी विशाल एवं तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये पूरे देश में कराधान में क्षमता और मूल्य के सिद्धांतों को सभी वस्तुओं और सेवाओं पर स्थापित करता है। और हमारा विशाल और तेजी से विकसित होती हुई हमारी अर्थव्यवस्था है, और हमेशा चाहते हैं कि जल्दी एक बेहतर से बेहतर विकसित अर्थव्यवस्था हमारे भारत की बने और भारत फिर से विश्वगुरु बने। तो इन अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कराधार में क्षमता रखी गई। कराधार मतलब जो कर का आधार है, मतलब जो बेसिस है टैक्स की, टैक्स किस बेस पे लगाया जाएगा, तो उसमें समता दिखाई गई है, मतलब इक्वलिटी वहां पर दिखाई गई। और मूल्य के जो सिद्धांत है उन सभी वस्तुओं सेवाओं पर स्थापित करे गए हैं कि हाँ भैया जो मूल्य का जो सिद्धांत है और सभी पे एक इक्वलिटी में टैक्स लगना चाहिए। इसने केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के करों उपकरों को प्रतिस्थापित कर दिया है। जीएसटी ने क्या करा, केंद्र सरकार को टैक्स लगा रही थी, हटाओ, राज्य सरकार को टैक्स लगा रही थी, हटाओ, केंद्र शासित प्रदेशों को टैक्स लगा रहे थे, सारे हटाओ, अब सब मिलकर के एक ही आ जाओ, अब सबके सब जीएसटी में आ जाओ। केंद्र द्वारा लगाए गए कुछ कर केंद्रीय उत्पादन कर, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर और कृषि कल्याण कर, स्वच्छ भारत कर उपकर थे। देखिए अब केंद्र सरकार द्वारा कुछ कर लगाए जा रहे हैं, जैसे कि
केंद्रीय उत्पादन कर मतलब सेंट्रल प्रोडक्शन टैक्स, मतलब आप जो सेंटर के बिहाफ पे प्रोडक्शन कर रहे हो। सेवा कर सर्विस पे टैक्स। केंद्रीय बिक्री कर, जो आप कुछ बेच रहे हो तो उस पर सेंटर को भी टैक्स देना है। कृषि कल्याण कर मतलब कृषि के कल्याण करने के लिए टैक्स दीजिए। स्वच्छ भारत कर, भारत को साफ रखने के लिए भी टैक्स देना है। तो ये सारे उपकर थे, तो अब इन सबको क्या है जीएसटी में काउंट कर लिया गया। राज्य के प्रमुख कर कौन से थे? वाट, इसको वेट क्या आ जाता है बेटा? वैल्यू एडेड टैक्स। सेल्स टैक्स बिक्री पर। प्रवेश कर, आप राज्य में प्रवेश होते हो तो उस पर भी टैक्स लगेगा। प्रवेश मतलब ऐसा नहीं कि मैं जा रहा हूं तो उस पर टैक्स, मतलब वहां कोई सामान वामान बेचने के लिए कोई माल जाता है वो। विलासिता कर, विलासिता वाली जो सामान है उन पर टैक्स लगता है। चुंगी मतलब ये राज्य में एंट्रेंस पे टैक्स है। मनोरंजन पे कर है, विज्ञापन पे कर है, लॉटरी बेटिंग जुआ कर, इन सब पर भी राज्य कर लगाता था। अब ये सारे के सारे वस्तु एवं सेवाओं में समाहित हो गए। सीधा सा फॉर्मूला मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पहले ये सेंटर का टैक्स, ये स्टेट का टैक्स, ये यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश का टैक्स। अब सरकार ने क्या करा, ये अपना जीएसटी। चलो अब बात खत्म करो, ठीक है। इन सबको हटा दिया, इन सबको हटा करके एक बड़ा आकार ले लिया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया इसमें। और सबसे ठीक बात इसकी ये भी है कि बच्चों के भी पढ़ने में आसानी हो गई। वो अलाना फलाना डिम का टैक्स पढ़ते थे, उन सबसे टैक्स में अब एक जीएसटी हो गया है। तो जनरली ज्यादा कॉमर्स वालों के लिए तो बहुत बेनिफिशियल चीज रही है। वर्तमान में पेट्रोलियम पदार्थों को वस्तु एवं सेवा कर से बाहर रखा गया है। अब जो पेट्रोल डीजल है उनको क्या है, इस कर से बाहर रखा गया है, उन पर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन समय बीतने के साथ इन्हें भी वस्तु एवं सेवा कर में समाहित कर दिया जाएगा। परंतु समय बीतने पे, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे सरकार इसको भी क्या है जीएसटी के अंदर ले लेगी। मानव उपयोग के लिए मादक पेयों पर राज्य सरकार वस्तु एवं सेवा कर लगाती रहेगी। और मानव उपयोग के लिए, जो मादक पेय पर राज्य, जैसे कि शराब वराब हो गया, उन सब पर सरकार, राज्य सरकारें वस्तु और सेवा कर लगाती रहेगी। तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थों पर वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगेंगे। अब देखिए, मादक पेय पदार्थों पर राज्य सरकारें वस्तु और सेवा कर लगाती रहेंगी। यहाँ पे शराब, इन पर सरकार, राज्य सरकार लगा रही है। और तंबाकू से जुड़े हुए पदार्थ पर सरकार ने कहा जीएसटी भी लगाएंगे और केंद्रीय उत्पादन कर भी लगाएंगे। मतलब दो टैक्स लग रहे हैं इस पर। जीएसटी तो लग ही रहा है और सीपीटी भी लग रहा है, सेंट्रल प्रोडक्शन टैक्स भी लग रहा है। इसका मतलब क्या है, सरकार ये दर्शाना चाहती है कि साहब इन चीजों का प्रोडक्शन हम भारत में कम से कम चाहते हैं, क्योंकि टैक्स बढ़ेगा तो लोग, महंगा होगा और महंगा होगा तो लोग नहीं खरीदेंगे। परंतु शौक बड़ी चीज होती है, लोगों के शौक हैं कि तंबाकू खाना है, बीड़ी सिगरेट है, शराब है, तो सरकार बढ़ाती जाती है, वो अपनी डिमांड बढ़ाते जाते हैं। मतलब सरकार का घाटा नहीं होने देंगे हम लोग, ठीक है। ये यहाँ पे डीजल की तस्वीर दिखाई गई है। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत पूरे देश में वस्तु पर 6 मानक दरें, मतलब 6 रेट रखी है, उन 6 रेट के अंदर ही डाला है। 0%, कुछ ऐसे सामान है जिन पर सरकार बोलते है कोई टैक्स नहीं, एंजॉय योर लाइफ। फिर है 3% टैक्स, फिर है 5% टैक्स, फिर है 12% टैक्स, फिर 18% टैक्स और लास्ट है 28% टैक्स लागू होगा। मतलब मैं आपको एक बात सीधी सी कह सकता हूं कि आप 6 कॉलम खींच लीजिए। ये जैसे भाई 6 कॉलम हो गए, ये 0%, 3%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये 6 टैक्स है बेटे। अब क्या है, सरकार ने 6 रेट बना ली। अब इन 6 में सामान लिखना। 0% वाले टैक्स कौन कौन से सामान है जिन पे 0% लगे, इस कैटेगरी में लिख दो। 3% किस किस पे लगे, 5% किस किस पे लगे, 12% किस पे, 18% किस पे। जीएसटी के अंतर्गत अब 18% बेटा शिक्षा पे लगता है, शिक्षा पे लगता है। शिक्षा पे 18% जो टैक्स लगता है, मतलब ये ठीक नहीं, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है सरकार से कि इसको थोड़ा पीछे की स्लैब में लेकर के आए सरकार, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन इंडिया में अभी और भी ज़्यादा उसकी आवश्यकता है, ज़्यादा लोग पढ़े, ज़्यादा लोग शिक्षित हो, तो एजुकेशन पे इतना टैक्स ठीक नहीं है। और बाकी सरकार ने कुछ सोच के ही लगाया होगा बाकी, पर इसको थोड़ा सा पीछे वाले स्लैब में लेकर के आना चाहिए। मेरा तो मानना 5-3% तक लेकर के आ जाए तो ठीक है। बाकी 6 रेट सरकार ने तय करी है। स्वतंत्रता के पश्चात वस्तु एवं सेवा कर देश में सबसे बड़ा कर सुधार है, जो 30 जून 1 जुलाई 2017 की अर्धरात्रि को संसद के द्वारा देश में लागू किया गया। तो स्वतंत्रता के बाद 1947 से लेकर करके 2017 तक ये कर सुधारों में सबसे बड़ा सुधार है बेटा, सबसे बड़ा सुधार है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की डिमांड पहले भी हुई है, पार्लियामेंट में पहले भी बातें उठी हैं, परंतु वो इस प्रकार से लागू नहीं हो सका। परंतु फाइनली 2017 में सरकार ने ठान लिया कि साहब जीएसटी लेकर के ही आना है।
एक देश एक कर करना ही है और सरकार ने फाइनली 30 जून 1 जुलाई 2017 की अर्धरात्रि को संसद के द्वारा इस लागू कर दिया। तो पूरी संसद इकट्ठी होती है, मतलब बिल सारे पहले ही पास हो गए थे। अब ऐसा मत सोचना सर एक रात में 12 बजे बैठे थे और फिर उन्होंने फिर बैठ करके डिबेट करी होगी और फिर बिल पास हुआ होगा, नहीं, सब कुछ पहले ही पास हो गया था। पर 1 जुलाई को मतलब बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ क्या साहब आज से देश में जीएसटी लागू, ठीक है। तो वो वाला काम यहाँ पर हुआ, ये जीएसटी की तस्वीर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 11वें संविधान संशोधन अधिनियम को 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इस संशोधन से संविधान में धारा 246A शामिल हुआ। ये 11वें नहीं बेटा, ये 111वें है। किताब में कुछ चीजें गलत लिखी हुई, मतलब मिस प्रिंटिंग हो सकती है। 111वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसके तहत सरकार ने 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति जी की इसको स्वीकृति मिल जाती है। तो 8 सितंबर 2016 को ही राष्ट्रपति जी इस पर साइन कर देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल रेडी है। और इस संशोधन में क्या हुआ, संविधान में धारा 246 है, धारा शब्द वैसे यूज नहीं होता है संविधान में अनुच्छेद शब्द प्रयोग होता है, अनुच्छेद शब्द प्रयोग होता है। अनुच्छेद 246A शामिल हुआ, ठीक है। 246 देखो, अब संविधान में संशोधन क्यों, क्योंकि आप ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं जो इको पढ़ते हैं उनको पॉलिटी लेनी चाहिए। हमारा संविधान ये कहता है कि केंद्र सरकार के पास अपने राजस्व के फिक्स चीजें होंगी और राज्य सरकार के पास अपनी होंगी, और इन दोनों के बीच में पैसों का बंटवारा करने के लिए हर 5 साल में जो राष्ट्रपति जी हैं वो वित्त आयोग भी बनाएंगे, फाइनेंस कमीशन भी बनाएंगे। तो इसलिए मतलब पैसों के बंटवारे को लेकर के संविधान में प्रावधान है, तो उसमें बदलाव कर करके जीएसटी लेकर के आएगा, जिसने संसद और राज्यों की विधानसभाओं को वस्तु एवं सेवा कर संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया था। तो ये 246 के तहत संसद भी और राज्यों की विधानसभाओं से भी, देखो हमारे भारत के संविधान ने सारी पावर संसद को नहीं, कुछ जहां पे राज्यों को बहुत बड़ा प्रभाव होता है वहां पे राज्यों की विधानसभाओं से भी बिल को पास करवाने के लिए कहा है। तो ये वाला ऐसा ही काम था जहां पे संसद ने भी पास किया और फिर राज्यों की जो विधानसभा है उन्होंने भी पास करा है, और उनके बनाने के बाद अधिकार ये कानून बन जाता है। इसके पश्चात वस्तु और सेवा कर के लिए जीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक्ट पारित किए गए। तो इसके तहत क्या हो, जीएसटी एक्ट में सेंट्रल के लिए, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के लिए, और एसजीएसटी एक्ट मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए हुआ है। अधिनियम प्रक्रिया है और पूरे भारत में करों की दरों का मानकीकरण हो गया है। अब अधिनियम की जो प्रक्रियाएं थी, जो प्रोसेस था वो पूरा हो गया, और पूरे भारत में जो टैक्स की जो दरें थी उनका मानकीकरण मतलब कितना मानक रखना है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया 6 में रखा गया है, 0%, 3%, 5%, 12%, 18% और 28%, इन 6 रेट में जीएसटी को डाला गया है। चलिए, अब वस्तु एवं सेवा करके लाभ क्या है, ये टैक्स जो आया है उसके फायदे क्या है। देखो, जीएसटी जो काम करा गया है वो एक पॉलिटिक्स का काम है। अब पॉलिटिक्स के काम पर वाद विवाद चलता रहता है, सरकार के पक्ष विपक्ष में कहे जाते हैं, और इन मुद्दों पर मुझे जाना भी नहीं है। देखो, मेरा सीधा सा सिद्धांत है ज़्यादा इनमें डीपली जाना नहीं है। ये राजनीति के मुद्दे हैं, कोई हाँ अच्छा है, कोई बोल रहा बुरा है। अपना सीधा अभी से 12th के लेवल पर अगर मैं बात करूँ तो 12th के लेवल पर अपन को चीज़ों को समझने की बड़ी आवश्यकता है। तो वही अपन कर रहे हैं, जैसे कि वस्तु एवं सेवा कर किताब में दे रखा था, मैंने आपको एग्जैक्टली वही पढ़ाया है, और उसमें अब उसके जो लाभ कुछ बता रखे थे वो लाभ मैं आपको बता देता हूँ। इसने वस्तु और सेवाओं के आवागमन की स्वतंत्रता को सुविधाजनक बना दिया और पूरे भारत में एक कॉमन बाजार का सर्जन कर दिया। अब इसने वस्तु और सेवा के आवागमन की स्वतंत्रता को सुविधाजनक बना दिया। अब क्या था, पहले इस राज्य से निकल करके जा रहे हो, इस राज्य में जा रहे हो, तो यार वो राज्य तो इतना टैक्स लेगा, वहां पे सामान बेचे ना करे क्या करे, फिर इस राज्य में जाएंगे तो इतना टैक्स लगेगा, ऐसा था। अब क्या, पूरा एक मार्केट बना दिया, यहाँ से वहां जाओ, वहां से यहाँ जाओ, वो जो जीएसटी है वही लगेगा बस, बाकी फालतू सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो स्वतंत्रता, आवागमन, आने जाने की जो स्वतंत्रता थी उसको सुविधाजनक बना दिया, फ्लेक्सिबल कर दिया, और पूरे भारत में एक कॉमन बाजार, ठीक है, एक कॉमन बाजार का सर्जन सरकार ने यहाँ पे कर दिया। इसका उद्देश्य व्यवसायिक लागत और उपभोक्ताओं पर विभिन्न करों के सोपानन प्रभाव को कम करना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है जीएसटी का वो क्या है, व्यवसायिक लागत, मतलब जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनका जो लागत आती है। देखो, कोई भी जो बनाने वाला व्यक्ति है उसकी अगर लागत कम रहेगी ना बेटा, उस वस्तु को बनाने में अगर उसका खर्चा कम आएगा तो ऑटोमेटिकली उस वस्तु की जो मूल्य है, जो प्राइस है, वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसका लागत कम आ रही है, उसका खर्चा कम लगा। अब जैसे मान लो कोई चीज मेरे में 5 रुपए में बन जाती है, मैं तो 7 में बेच दूंगा, पर कोई चीज बनी 50 में रही है तो फिर मैं 7 में कैसे बेचूंगा भाई। तो अगर मेरा खर्चा कम आ रहा है तो मेरा मूल्य भी कम हो जाएगा, तो मैं ऑटोमेटिकली कम में बेच दूंगा। तो विभिन्न करों का
व्यवसाय की लागत और उपभोक्ताओं पर जो अलग अलग प्रकार के जो कर लगाए जाते थे उनको कम कर दिया। जैसे सोपानन प्रभाव मैंने बताया ना, कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स के ऊपर टैक्स लिया जाता था, वो टैक्स के ऊपर टैक्स अब हट चुका है। इसने उत्पादन की कुल लागत को कम कर दिया। अब उत्पादन की जो कुल लागत लगा करते थे वो अलग अलग प्रकार के टैक्स दिया करते थे। हर जो मध्यवर्ती वस्तु उस पर टैक्स लगते जब वो बनाना सामान शुरू करता था पता चलता था इतना तो अभी तक मेरा खर्चा ही हो गया, अब और बनाऊंगा, फिर सरकार वापस टैक्स लेगी, फिर और महंगा हो जाएगा, फिर जनता खरीदेगी। तो उत्पादन की कुल लागत को कम कर दिया, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय वस्तु एवं सेवाओं और अधिक प्रतियोगी बनाएगी। अब इससे क्या हो गया, टैक्स कम हुआ तो लागत कम हुई तो इसका मतलब क्या है, मूल्य भी कम हुआ, तो उससे घरेलू बाजार में भी लोग खरीदेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तु और सेवाओं की डिमांड हो जाएगी क्योंकि सस्ता मिल रहा है और अच्छा तो है ही। इससे आर्थिक विकास बढ़ेगा क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कोई 2% की वृद्धि होगी। तो इसमें कहा गया है कि इससे जीडीपी में क्या होगा, 2% तक की क्या होगी, वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा ना। भैया प्रोडक्शन में लागत कम आ रही तो लोग बोलेंगे यार अब तो कम खर्चे में ज्यादा सामान बनाएंगे बेचेंगे, तो ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये उम्मीद करेगी कि 2% तक जीडीपी में वृद्धि होगी। कर अनुपालन भी अधिक होगा। कर अनुपालन का मतलब क्या, टैक्स को लोग मानेंगे भी। भारत में एक्चुअल में क्या, ज्यादा लोग टैक्स से बचना चाहते हैं, और जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में भी है कि नहीं इतना सामान बनाया है इतना नहीं है, तो कर अनुपालन भी होगा क्योंकि कर अदायगी संबंधित जो भी सारी सेवाएं है उसका पंजीकरण कराना कि जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, रिटर्न भरना, कर की अदायगी करना, सभी एक सामान्य पोर्टल www.gst.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध कर देना। लोग खुद का काम खुद कर लो, किसी कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। इसने कर आधार को विस्तृत कर दिया है, कर व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता ला दी है, सरकार और करदाताओं के बीच मानव अंतर्प्रदेश को कम कर दिया है और व्यवसाय करने की सुविधा को बढ़ा दिया। अब इससे और क्या क्या फायदे, कर आधार को विस्तृत कर दिया, मतलब कर का आधार जहां जहां से कर मिलना था वो और एक्सपांड हो चुका है क्योंकि लोग अनुपालन करेंगे, आसानी से कर देने को मिल रहा तो आसानी से दे देंगे, तो मतलब ज्यादा टैक्स आएगा अपने पास। व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता आ गई। अधिक पारदर्शिता कैसे है, अब सरकार और हम दे रहे हैं तो भैया जो भी मालिक है जो भी दे रहा है उसको खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर बना रहा है, सब कुछ बना रहा है, डायरेक्ट गवर्नमेंट तक पहुंच रहा है, तो उसमें पारदर्शिता है सिस्टम में कि भैया इतना टैक्स आ रहा है, इतना आ रहा है, कहाँ कटा कहाँ नहीं कटा, सीधा सब पता जानकारी रहेगी। और सरकार और करदाताओं के बीच में जो अंतर प्रदेश इंटर स्टेट जो था, मतलब कि इस प्रदेश से उस प्रदेश में, उस प्रदेश से उस प्रदेश में, ये वाला भी थोड़ा कम कर दिया है और व्यवसाय करना, बिजनेस करने को थोड़ा सा सुविधाजनक करके बढ़ावा दिया गया है। इसी के साथ आज का लेक्चर अपना यही था। तो मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, जीएसटी पढ़ाया, 1 नेशन 1 टैक्स एंड 1 मार्केट। आज आप मुझे बताइएगा कि जीएसटी आपको कितना समझ में आया है और कैसा लगा आज का लेक्चर। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है बच्चों, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको सभी नई जानकारी मिलती रहे। और मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।